For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या कहना है दोस्तों? क्या कहना है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये कहता है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अगर आप सेम बास्केट में एग्स रखेंगे तो बड़ा खतरा है। तो इसीलिए डोंट कीप देम इन अ सिंगल बास्केट, कीप देम इन डिफरेंट बास्केट्स। और दोस्तों, एक चीज और बोलूंगा, आप नो डाउट्स अबाउट इट ये कह सकते हैं, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, नॉट इवन इन अ सिंगल हैंड। एक वो हैंड, एक ये हैंड। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, कीप अ पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई। एक ही जगह पे रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा। हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मींस बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, डिफरेंट सिक्योरिटीज, डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, एंड इस हिसाब से रिटर्न्स भी अलग अलग जगह से आएगी और रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा। तो मैं आपको इसके साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर इफ यू कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो सोचिए आपके एग के साथ क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है, आउच 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 आउच, ये भी हो सकता है। तो अगर आपके एग्स अलग अलग हैंड्स में होंगे, अलग अलग बास्केट में होंगे, तो अगर एक एग टूटेगा भी तो भी बाकी इंटैक्ट रहेंगे, है ना दोस्तों? सो वी आर स्टार्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टुडे। कंटिन्यू करते हैं अभी। दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, ऑब्वियसली नॉट इन अ सिंगल हैंड। आपको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज दिस टॉपिक, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो देखिए, ये वाला एरिया जो है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है यंग जनरेशन को। बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग इस बात को लेके कि वाओ यार, है भाई, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। बढ़िया जी, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। तो ऑब्वियसली वील हैव दिस एग्जामिनेशन का फोकस होगा, थोड़ा सा नॉलेज पे भी फोकस होगा, जो हमें कंसेप्चुअली चीजें समझनी है। और फॉर योर नॉलेज पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में मेजर स्टैटिस्टिक्स है। मेजर स्टैटिस्टिक्स है, मेजर पार्ट जो है स्टैटिस्टिक्स का है, दैट इज टू से उसमें फॉर्मूलाज हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर्मूलाज की जो है हमें एप्लीकेशन करनी है, उनकी एप्लीकेशंस पे जाएंगे। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि हाँ जी, आपको कोई फॉर्मूला, अगर आपको इवन बेसिक मीन निकालना याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं याद दिलाऊंगा, कोई इशू नहीं है। सो लेट मी डिस्कस विद यू, जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाउ, अब इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ना क्या है, लेट अस सी। देखिए, ऐसा है, young people as well as old people, everybody is having a choice, is having a thought process, मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, कहते तो हैं थोड़ा पैसा, people want that they should have lots of money, है जी, उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। वो कहते हैं मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, एक गाना भी आया था, थोड़ा पैसा, है जी। people desire क्या चीज? that they should have lots of money, बहुत सारा पैसा, ये कूल, बढ़िया। तो बहुत सारा पैसा चाहते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं बस थोड़ा सा मिल जाए यार, मिल जो जाए अगर थोड़ा सा पैसा, मगर कैसे? अब देखिए, ऐसा है, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है, मनी पुल्स मनी। यस, बिल्कुल सही बात है, ये सच है, पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन आप में से किसी की पॉकेट में अगर पैसा हो, तो ये नहीं होता कि आप सुबह लेके चले थे 100 का नोट, वापसी जब घर पहुंच रहे हैं आपके पास वो 100 का नोट आपने लेट से खर्च नहीं किया, आपने पास ही रखा हुआ, तो जब रात को पहुंचने लगते तो पता चलता है उसमें 1 का सिक्का या जैसा भी 10 रुपए का और नोट पैदा होने शुरू हो गए। नहीं, पैसा पैसे को ऐसे नहीं खींचता।
तो देखिए ऐसा है, लोग अपनी जिंदगी का एक मेजर हिस्सा पैसे को कमाने के लिए लगाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, पीपल स्पेंड देयर लाइव्स रनिंग आफ्टर मनी। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर लाइव्स रनिंग आफ्टर मनी। पैसे के पीछे भागते हुए लोग अपना समय बिताते हैं। पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर लाइव्स रनिंग आफ्टर मनी। और ये कहा जाता है मनी पुल्स मनी। इट इज सेड दैट मनी पुल्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है जी। ये देखो जी, खींच रहे, अरे वाह, नोट ही नोट आ रहे हैं, अरे आ जाओ आ जाओ। नहीं जी, देखिए ऐसा है, पैसा पैसे को खींचता है, वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, नॉट लिटरली कि पैसा पैसे को खींचेगा। पैसा पैसे को कब खींचेगा, जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे। व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी, ओनली लव फॉर मनी will not bring it to you, but only love for money will not bring it to you। सिर्फ आपका प्यार है, हाँ जी हमें प्यार है पैसे से, तो वो आपके पास ऐसे नहीं आ जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड किससे है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। तो पैसा पैसे को तब खींचेगा जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, या तो आप खुद ही बिजनेस कर लें, अगर आप अपना टाइम दे सकते हैं। अगर आप अपना टाइम बिजनेस करने के लिए नहीं करना चाहते, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको पैसा दे दें, तो दैट वे यू कैन अर्न मनी। यू मेक इन्वेस्टमेंट्स, यू मेक अ पोर्टफोलियो, यू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, किसी के बॉन्ड्स खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, एनीथिंग एज द केस में बी। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? देखिए ऐसा है, कीपिंग मनी इन सेफ विल नॉट गेट यू मोर मनी अनलेस द मनी इज इन्वेस्टेड, इट विल नॉट जनरेट एनी मोर मनी। तो बात क्या है, पैसे पैसे को तब खींचेगा जब उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। जस्ट कीपिंग इट, आपने पिगी बैंक में रखा हुआ है, तिजोरी में रखा हुआ है जी, या जो है पोटली बना के रखी हुई है, इट्स नॉट गोइंग टू अर्न मनी। पैसा पैसे को ऐसे नहीं खींचेगा, वो तभी खींचेगा जब आपका पैसा इन्वेस्टेड होगा। नेक्स्ट, फिर बारी आती है, बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग आपको बोलेंगे यहां इन्वेस्ट कर, वहां इन्वेस्ट कर, वहां इन्वेस्ट कर। तो हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंट पीपल विल गाइड यू टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, यार यहां इन्वेस्ट कर दे, वहां इन्वेस्ट कर दे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विल टेल यू कि यहां इन्वेस्ट कर, वहां इन्वेस्ट कर। बट देखिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ सुनी सुनी बातों पे विश्वास न करें, सीख लें इसी बात को कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि कैसे इन्वेस्ट करें। रिटर्न कमानी है हमने, तो रिटर्न कमानी है तो उसके साथ में रिस्क भी होता है। मेरे को कितने टाइम बाद पैसा निकालना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखना है। कई लोग टैक्स बचाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वील डिस्कस मेनी एस्पेक्ट्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या आप जो है पोर्टफोलियो जो बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वील डिस्कस इन अ व्हाइल, देखते हैं। तो देखिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है स्टॉक्स का हो, आप बॉन्ड्स का भी बना सकते हैं, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी वगैरह, आप जो है कमोडिटीज खरीद सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एज द केस में भी कुछ प्रीशियस मेटल्स खरीद सकते हैं। सो आजकल तो इवन पेंटिंग्स लोग खरीदना शुरू हो गए हैं, एंटीक्स खरीदना शुरू हो गए हैं। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बनाने की जरूरत है। तो वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहली चीज, हम लोग ना इन्वेस्टमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 2 ब्रॉड कैटेगरी लेते हैं। नंबर 1 हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, दूसरी हम लोग कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट आर मेंट बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स? बेसिकली सिक्योरिटीज। एंड नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट हो गया, कमोडिटीज हो गया। सो लेट अस सी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को भी 2 फर्दर कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक आपका होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, या आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कि भाई अप टू 1 ईयर हम उसको लिक्विडेट कर लेंगे, हमारे पास पैसा जो है वापस आ जाएगा। मनी मार्केट, नियर मनी, बेसिकली हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। दूसरा नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना चाहे तो कैपिटल मार्केट्स, शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, एज द केस में भी। और नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रीशियस मेटल्स खरीद लो, कमोडिटीज ले लो, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह ले लो। तो ये चीजें जो है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है।
You define your objectives of making the portfolio and accordingly make your portfolio. अपने objectives को define करो और फिर उसके हिसाब से अपना portfolio जो है बनाओ. Next. So let us discuss further. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली क्या चीजें आती हैं जो कि अप टू 1 ईयर में लिक्विडेट होने वाली हो, जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर तक हो, जैसे कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. आपने मोस्ट लाइकली ये चीजें सुनी ही होंगी. डेट सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटीज ऑफ 1 ईयर और लेस, जैसे ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सीडी कहते हैं, कमर्शियल पेपर्स को सीपी कहते हैं, एज द केस में. दूसरा नंबर, आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप चाहे तो इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और चाहे तो इवन डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो डेट सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर, जैसे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स. दूसरा नंबर, इक्विटी सिक्योरिटीज, कॉमन स्टॉक्स या इक्विटी शेयर्स एक ही चीज होती है. प्रेफर्ड स्टॉक्स या प्रेफरेंस शेयर्स दूसरी चीज होती है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको बोला डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो मजे की बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा. ये जो डेरिवेटिव्स हैं, इसको हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे. देन यहां पर जो डेट सिक्योरिटीज है, हल्का फुल्का इसमें आ जाएगा. बाकी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी हम लोग जो है इनकी वैल्यूएशन एक्सेट्रा देखते हैं कि भाई इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं. तो वो तो वैल्यूएशन का पार्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद एनालिसिस, कि भाई एज एन इन्वेस्टर मैं उसको एनालाइज करूं, मैं किस शेयर में. अब लोग कहते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और सुन ये कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, वो कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है. भैया कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा है, ये मैं कैसे जान सकूं? तो बड़ी सिंपल सी बात, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, सर्टेन रूल्स दैट यू शुड फॉलो. सो स्टेप बाय स्टेप जरा डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज, ये एक बंदा बैठा है जी. ये बंदा बैठा क्या कह रहा है? आई वॉन्ट रिटर्न्स, मुझे रिटर्न्स चाहिए, मुझे कमाई चाहिए. ओके, बढ़िया है, अच्छी बात है. आपको कमाई चाहिए, बहुत ही बढ़िया, एक्सेलेंट. हाँ जी, दिलाएंगे जी, बिल्कुल दिलाएंगे. अच्छा, कमाई चाहिए, और कमाई में हमें कैश भी चाहिए, हमें बहुत बढ़िया सी गाड़ी भी खरीदनी है, और हमें अच्छा सा घर भी चाहिए. वाह वाह, क्या बात है. कैश भी चाहिए है जी, और गाड़ी भी चाहिए, और घर भी चाहिए. ग्रेट, एक्सेलेंट. तो अब सवाल ये उठता है, अगर हम कहते हैं, ये बंदा कह रहा है रिटर्न्स, तो रिटर्न्स किस फॉर्म में होती है? अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं, टेक एन एग्जांपल, आपने कोई शेयर्स खरीदे, तो उसमें आपने 2 तरह की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक रेवेन्यू रिटर्न, एक कैपिटल एप्रिसिएशन. कहने का मतलब, रेवेन्यू रिटर्न जैसे डिविडेंड इनकम इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स पे. दूसरा, वैल्यू जो चेंज होगी, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन. इसी तरीके से आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में आपको रेवेन्यू रिटर्न आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट इनकम, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन, चेंज इन वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एप्रिशिएट करेगी. इसी तरीके से लेट्स टॉक अबाउट डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, उसमें रेवेन्यू रिटर्न, इंटरेस्ट इनकम, और कैपिटल एप्रिसिएशन. और कैपिटल एप्रिसिएशन आपकी क्या होगी? दैट इज चेंज इन वैल्यू. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? रिटर्न को हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, एक रेवेन्यू रिटर्न, एक कैपिटल एप्रिसिएशन. तो रेवेन्यू रिटर्न बेसिकली क्या है? जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम. और दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज चेंज इन मार्केट प्राइस की. हम लोग तो होप कर रहे हैं कि हमारा मार्केट प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा. तो प्लीज एवरीबडी एक छोटी सी चीज लिख लें, रिटर्न क्या चीज होती है. आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. प्लीज लिखिए इसको, रिटर्न के बारे में लिख लीजिए. एवरीबडी क्विकली स्टार्ट राइटिंग दिस थिंग. रिटर्न क्या चीज होती है, लिख लें प्लीज. एक रेवेन्यू रिटर्न होती है, एक कैपिटल एप्रिसिएशन होती है. रेवेन्यू रिटर्न में आपका आएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, चेंज इन प्राइस. हटा रहा हूं जी, लाओ यार, मेरे को भी लेके आओ. थैंक यू सो मच. अब देखिए, रेवेन्यू रिटर्न, ये मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन दिया है, ये मैं आपको छोटी सी चीज दिखा रहा हूं. क्या चीज? बेसिकली मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सोचो आपने कोई शेयर्स खरीदे, कितने के? 400 रुपीज के. आपने शेयर्स खरीदे 400 रुपीज के, 100 के 4 नोट. तो 400 रुपीज दिए आपने, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट की, उस शेयर की वैल्यू जो है 500 हो गई.
तो अकॉर्डिंगली आपने ये 100 रुपए इस हिसाब से कमा लिया। नेक्स्ट, दूसरा आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल 50 रुपीज डिविडेंड्स भी मिला इसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट पे। तो आपने टोटल मिला के कितना कमाया? आपने कैपिटल एप्रिसिएशन 400 से 500 हो गया, मीन 100 रुपए ये कमाया कैपिटल एप्रिसिएशन, और रेवेन्यू रिटर्न आपने 50 कमाया, टोटल 150 कमाया इन रिलेशन टू 400। तो 150 डिवाइड बाय 400 अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो दिस कम्स टू 37.5%। तो अगर आपसे कोई कहे कि यार एक काम कर, मेरे को एक चीज बता, रिटर्न निकाल के दिखा, एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे निकाल सकते हो? चेंज इन प्राइस, दैट इज प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है जी, प्लस रेवेन्यू रिटर्न जैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम, ये ऐड कर दें, और फिर डिवाइड बाय जो भी आपका इनिशियल प्राइस था। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते वैसे, जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा सिर्फ लिखते हैं P1 माइनस P0 प्लस D1 या जैसा भी I अपॉन P0। प्राइस P0 स्टैंड्स फॉर प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, P1 इज प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जितना भी चेंज इन प्राइस आया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 400 रुपीज से 500 रुपीज हो गया, तो दैट इज टू से 100 रुपीज की कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस आपको 50 रुपीज का डिविडेंड मिला, डिवाइड बाय 400। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज, प्लीज स्टार्ट राइटिंग एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, प्लीज लिख लीजिएगा एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, लिख लीजिए, शाबाश। So annual return on investment is P1 minus P0 plus revenue return divided by P0। ये revenue return dividend या interest income होती है, as the case में भी प्रॉपर्टी में rent income हो सकती है। तो ये हो जाता है हमारा annual return on investment। हर साल अलग निकाल सकते हैं आप, as the case में भी। आप एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इन फ्यूचर कैसे निकाल सकते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स पोस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट डेटा, पास्ट डेटा, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट डेटा या पास्ट डेटा आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऐसे निकाल सकते हैं, रिटर्न फॉर फर्स्ट ईयर, रिटर्न फॉर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे चलते जाओ जितने भी साल हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन रिटर्न डिवाइड बाय एन करके निकाल सकते हैं। प्लीज इसको भी कॉपी कर लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन। Computation of expected return, computation of expected return of portfolio using ex post data। ये R1 stands for return for the year 1, R2 stands for return for the year 2, R3 stands for return for the year 3, ऐसे करके n years, नंबर ऑफ years जितने भी हैं उतने तक ले जाओ। लाओ यार, मेरे को भी लेके आएंगे, थैंक यू सो मच। ये हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा, एक बार क्विकली देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा है। नंबर 1 हम लोगों ने देखा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो P1 माइनस P0 प्लस रेवेन्यू रिटर्न डिवाइड बाय P0, एक ये है। दूसरा, फिर आप एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप मीन रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है फ्यूचर के लिए निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालने के बाद आप एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंटे डेटा भी बनाना चाहे, एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर। नाउ यहां ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है, और ये एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर ये ग्लोब में देख रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स एंटे, एंटे इज एंटिसिपेटेड डेटा के बेसिस पे, एक्स एंटिसिपेटेड डेटा, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट पास्ट डेटा के बेसिस पे हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। यहां एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डेटा। वंस अगेन सुनिए, expected return on the basis of X on the basis of post data, expected return on the basis of anticipated data। anticipated means future का predicted data। बड़ा सिंपल है। देखिए जनरली अलग अलग स्टेट्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं जो कि हम लोग इकोनॉमिस्ट जो है वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यार बूम हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, रिसेशन हो सकता है। एज द केस में भी इनकी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर देंगे कि ओके जी बूम अगर होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, रिसेशनरी कंडीशन होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। और फिर हम लोग हर इकोनॉमिक सिचुएशन में
जो जो हमारी रिटर्न आ रही है, जितनी जितनी हमारी रिटर्न आ रही है, उतनी उतनी रिटर्न को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। भाई बूम होगा तो कितनी रिटर्न होगी, इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, बूम की प्रोबेबिलिटी। एंड देन नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो उसमें रिटर्न कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। रिसेशन होगा तो उसमें क्या रिटर्न होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डेटा। तो वंस अगेन expected return on the basis of computation of expected return of the portfolio on the basis of ex ante data। कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन प्लस ऐसे ही सेकंड, थर्ड, nth, जितनी भी आपको दी हुई है उनसे मल्टीप्लाई करके सम करते जाओ। तो ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन। प्लीज ध्यान से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन वन। टेक एन एग्जांपल, मैं फिर से बोलता हूं, लेट्स से ये है रिटर्न इन बूम, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम। रिटर्न इन नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन। यहां रिसेशन की रिटर्न रिसेशन के दौरान और रिसेशन के दौरान। और ये तो मैंने आपको सिंप्लिसिटी बोले, तीन मेन होते हैं, उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा हो सकता है। हाई इंटरेस्ट बूम, लो इंटरेस्ट बूम, हाई इंटरेस्ट नॉर्मल, लो इंटरेस्ट नॉर्मल, जितनी इकोनॉमिक कंडीशंस करना चाहे कर सकता है। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए एवरीबडी, मैं वेट कर रहा हूं, करो कॉपी से। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो यूजिंग एक्स एंटे डेटा। ठीक है जी, लाओ यार, अब तक लिख लेना चाहिए था, ले आओ मेरे को। थैंक यू सो मच। लेट अस डिस्कस फर्दर, आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहली चीज रिटर्न किस तरीके से निकालते हैं। मैं एक बार फिर से क्विकली आपको उस रिटर्न के कॉन्सेप्ट को रिकैप दे देता हूं। आप लोगों ने मेरे साथ रिटर्न का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हम लोगों ने किया है, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन रिटर्न, दो तरीके से कर सकते हैं, बेस्ड ऑन पहला या यूजिंग एक्स पोस्ट डेटा। एक्स पोस्ट डेटा। दूसरा नंबर बेस्ड ऑन या यूजिंग एक्स एंटे डेटा। एक्स पोस्ट डेटा एंड देन एक्स एंटे डेटा। तो ये आप लोगों को याद होगा, ये हमने कैसे निकाला था, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलो या आप इसे मीन भी कहते हो। मीन तो मैं इसको एक्स बार कह देता हूं, ठीक है ना जी। तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से दो तरीके से लिख के बता देता हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको बोलता हूं, एक्स बार आप कैसे निकाल सकते हो। एक्स बार आप ऐसे निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस चलते जाओ जितने भी हैं xn डिवाइड बाय n, है ना जी। मीन ऐसे निकालते हो, या फिर आप इसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो। मीन रिटर्न कहना चाहो, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहना चाहो, मीन रिटर्न कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले पीरियड में प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न दूसरे पीरियड में, ऐसे चलते जाओ जितने भी पीरियड्स का डेटा है पास्ट का,
एक्सपेक्टेड रिटर्न nth पीरियड डिवाइड बाय n, जैसे मर्जी कहो, यू से इट लाइक दिस और यू से इट लाइक दैट. देन लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. ये आप कैसे निकाल सकते हो? ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो. आप सबको पता ही है हम लोग किस तरीके से रिटर्न निकालते हैं. एवरीबडी नोज इट. हम लोग ऐसे निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू x1 into probability of situation 1, probability of situation 1 plus x2 multiplied by probability situation 2 plus ऐसे ही चलते जाओ, xn multiplied by probability situation n. ऐसे करके आप निकाल सकते हो. Then comes expected return. क्या ना हो तो ये इसी तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न इन इकोनॉमिक सिचुएशन 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन 1 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न इन इकोनॉमिक सिचुएशन 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस ऐसे ही चलते जाओ, expected return n into probability of situation n. ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, आप सबको पता ही है, जैसे भी हो. अब जैसे ये एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन निकाला जाता है, इसी तरीके से अब देखिए रिटर्न इज यूजुअली नॉट रिस्क फ्री. आप ये नहीं कह सकते कि यूजुअली रिटर्न रिस्क फ्री है. देखो सरकार अगर दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे कर रहे हो या ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. अदरवाइज देन दैट रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में. अगर कोई भी बंदा कहता है यार मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, है जी, तो हम लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, ये मैं इसको हटाने लगा हूं. आप देखिए बंदा क्या कह सकता है, ये ओ ये आई वॉन्ट टू राइड द बुल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, I want to ride the bulls of stock market. Yeah, oh yeah, बढ़िया है. आपको पता ही हो जब बुल को राइड करते हैं तो लोगों के हालात कई बार कैसे कैसे हो जाते हैं. आई डोंट नीड टू टेल यू, यू कैन गो एंड सी स्पेन में बेचारे कैसे, और अदरवाइज भी बहुत सारी वीडियोस जो है इधर उधर व्हाट्सएप एंड सो ऑन से जो है शिफ्ट होती रहती हैं. आप देख सकते हैं, इट इज वेरी डेंजरस. बुल उठा के मारता है ये सींग से. खैर, आई वॉन्ट टू राइड द बुल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, है जी. I want to ride the bulls of stock market means भैया आप बुल को राइड करना चाहते हो, बढ़िया है करो, लेकिन it's full of risks. So what am I talking about? I am talking about risk क्या चीज है. आपसे अगर कोई पूछे, आप में से किसी ने अगर बंजी जंपिंग करी हो तो उसमें रिस्क है. तो रिस्क क्या चीज है? अब देखिए एक इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो मैनेजर से एडवाइस ले रहा है. एक इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो मैनेजर से एडवाइस ले रहा है कि जी प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, वेयर शुड आई इन्वेस्ट. तो पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो इन्वेस्टर से क्या बोलता है, वो बोलता है सर विच सिक्योरिटी वुड यू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन. आप किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, विच सिक्योरिटी वुड यू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन. यू कैन एक्सपेक्ट अ रिस्क रिटर्न इफ यू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, है जी, अगर आप ट्रेजरी बॉन्ड्स जो आरबीआई इशू करता है, या टेक एन एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक में इन्वेस्ट करोगे, है जी, गिल्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, इनमें इन्वेस्ट करोगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रिस्क रिटर्न कि हाँ भाई आपको रिस्क फ्री इतना तो आना ही आना है. बट इफ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, यू मे एक्सपेक्ट अ रिटर्न, बट द रिटर्न में वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे वेरी देन द लेवल एक्सपेक्टेड. जो आपका लेवल एक्सपेक्टेड है उससे वेरी कर सकता है, उससे डिफरेंशिएट कर सकता है, उससे चेंज हो सकता है, उससे अलग हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज रिस्क. तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलूंगा. आपसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप में से कई लोग जो है स्टॉक मार्केट में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, तो देखिए नो डाउट्स अबाउट इट, देयर इज अ रिटर्न का पोटेंशियल. बट द थिंग इज, जो आपकी मीन रिटर्न है, मीन रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने निकाली है, चाहे वो एक्सपोज डेटा पे निकाली हो, चाहे वो एक्स एंटे डेटा पे निकाली हो, जो आपकी मीन रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरी कर सकती है देन द लेवल एक्सपेक्टेड, एंड दैट इज रिस्क.
तो रिस्क को मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू वी मेजर रिस्क? व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो। प्रैक्टिकली टेक एन एग्जांपल, आप लोग सीए फाइनल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल सीएस कर रहे हैं, सीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सीएमए कर रहे हैं, सीएमए के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ओ माय गॉड, आपको ये लगता है कि ओ माय गॉड, ये जो हम लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स जो है आएंगे लेट्स टेक एन एग्जांपल 99, 100, 80, 85, लेकिन द मार्क्स में वेरी फ्रॉम द लेवल एक्सपेक्टेड, एंड दैट इज रिस्क. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या भला है? रिस्क क्या चीज है? बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है एक्सपोज डेटा या पास डेटा के बेसिस पे निकाला जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये रूलेट व्हील घुमाएंगे जी, ओए विन कर गए, चलो एक और बार घुमाते हैं, ये ओ फिर से विन कर गए, विन विन सिचुएशन आ रही है जी, बहुत ही बढ़िया जी. तो अब जो है हमने पास में विन किया, अब इस बेसिस पे हम लोगों ने फ्यूचर को एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, जो पास में हुआ. हाउएवर द एक्चुअल रिटर्न मे नॉट बी एज द लेवल एक्सपेक्टेड, इट मे वेरी फ्रॉम इट्स मीन या एक्सपेक्टेशन. जो मीन या एक्सपेक्टेशन है उससे ये वेरी कर सकता है. अब हमने फिर रूलेट व्हील घुमाया, और ये घुमाने के बाद ओ माय गॉड लूज कर गए. सो व्हाट वी कैन से इज दैट no doubts about it, we may expect a return, but the actual return may vary from the level expected. And इसी चीज को हम लोग मेजर करते हैं. ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेक्टेड, एंड दैट इज एक्चुअल. ये एक्चुअल है, ओ माय गॉड खाली है जी. दिस वेरिएशन इज कॉल्ड रिस्क. और इस रिस्क क्या चीज है? इट इज द पोटेंशियल ऑफ वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स. पोटेंशियल ऑफ वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स, रिटर्न की वेरिएबिलिटी की वेरिएशन होगी रिटर्न की. ठीक है जी, हमारी जो रिटर्न है उस जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे रिटर्न जो है वो वेरी कर रही है. तो हाउ टू मेजर रिस्क? रिस्क को मेजर कैसे करें? नाउ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज बोलना चाहूंगा. देखिए आप लोग जो यहां पर जितनी भी विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, आई वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर इट. मी, माई टीम, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट. सो आई होप यू गाइज रियली अप्रिशिएट माई वर्क. और अगर आप करते हैं तो प्लीज ऑब्वियसली डू गिव योर फीडबैक्स ऑनलाइन, फेसबुक पे हमारे आके, हमारी कुछ यूट्यूब वीडियोस एक्सेट्रा पे अच्छे कुछ कमेंट्स जो है पास कीजिएगा. एज द केस में भी जस्ट आपको बताना था, इफ यू रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आर डन ओवर हियर, तो प्लीज डू अप्रिशिएट इट, share it with your friends, share it, and that is what is required because working for you guys now. अब ये देखिए, ये मेजरमेंट ऑफ रिस्क. अब क्या है? एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं? रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज एसोसिएटेड विद द रिटर्न. कि हाँ जी, हम लोग जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आहा इन्वेस्टमेंट की, और उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न आएगी. हमने फूल दिया दिल लिया, वाह वाह. बट द जो रिस्क है वो इट कैन नॉट बी मेजर विदाउट रेफरेंस टू रिटर्न. मेरी बात ध्यान से सुनेगा. रिस्क इन इन्वेस्टमेंट कैसे मेजर की जा सकती है? इट कैन बी मेजर ओनली विद द रेफरेंस टू रिटर्न. तो बेसिकली दिस वेरिएशन, अब हमने फूल दिया है जी, और ये ओ माय गॉड है जी, दिस वेरिएशन और डेविएशन इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी मेजर्ड थ्रू अ स्टैटिस्टिकल मेजर या स्टैटिस्टिकल टूल लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एज द केस में भी. तो लेट अस डिस्कस, लेट अस वंस अगेन, लेट मी टेल यू, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. आप लोग जो ये स्टॉक मार्केट में कई सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ जी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. नो डाउट्स अबाउट इट, ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. और इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मीन रिटर्न जैसे मैंने भी आपको निकाल के दिखाया, ये जो आपको मीन रिटर्न और बेस्ड ऑन एक्सपोज डेटा या एक्सटेंटेड डेटा जैसा भी है, ये निकाली जा सकती है. और फिर जो आपकी एक्चुअल रिटर्न है, इट मे वेरी देन द लेवल एक्सपेक्टेड. सो गाइज, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट, आप लोग हेडिंग डाल रहे हैं, प्लीज हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, मेजरमेंट ऑफ रिस्क in relation to investments. Measurement of
रिस्क इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स, लिखेंगे प्लीज। रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट relates to the fact that the actual returns may vary from the level expected। जो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे आपकी एक्चुअल रिटर्न जो है वो वेरी कर सकती है। तो बेसिकली क्या है, द वेरिएशन एंड डेविएशन in the mean oblique expected return can be measured with the help of a statistical tool। अ स्टैटिस्टिकल टूल क्यों एक से ज्यादा देते हैं ना, विद स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन and variance। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वंस अगेन, वेरिएशन एंड डेविएशन जो है इन मीन या एक्सपेक्टेड रिटर्न उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब सवाल ये उठता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है और निकलता कैसे है। लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखेंगे इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल which helps in computation of total oblique overall risk exposure of an investment in a manner which shows as to how much deviation can be expected from the mean। once again, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है विच हेल्प्स इन कंप्यूटेशन किस चीज का, कि टोटल या ओवरऑल कितना रिस्क एक्सपोजर है इन एन इन्वेस्टमेंट, कितना रिस्क है, कितना जो है वेरिएशन, कितना डेविएट कर सकता है हम लोग की रिटर्न जो है मीन से, हाउ मच इट कैन डेविएट फ्रॉम द मीन, राइट। नेक्स्ट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने मीन कैसे कैलकुलेट किया है।
स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने मीन कैसे कैलकुलेट किया है। जो आपने मीन है, अगर आपने एक्स पोस्ट डेटा, पास्ट डेटा के हेल्प से निकाला है, अगर आपने मीन जो है वो पास्ट डेटा की हेल्प से निकाला है तो उस केस में अलग तरीके से निकलेगा, और अगर आपने एक्सेंटे डेटा से निकाला है तो उस केस में अलग तरीके से निकलेगा। मैं इसको हटाने लगा हूं। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 गॉन। अब आप देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकाल सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने मीन कैसे निकाला है। अगर आपने मीन ऐसे निकाला है एक्सपोज डेटा पे, तो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका अलग है, और अगर आपने एक्सेंटे डेटा से निकाला है तो अलग तरीके से निकलेगा। लिखो, हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन, जैसे यहां पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, मीन निकाला था बेस्ड ऑन या यूजिंग द एक्सपोज डेटा, इसी तरीके से यहां पर भी based on या using exposed data, और दूसरा नंबर based on या using ex ante data। एक्सपोज डेटा, एक्स एंटी डेटा। तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स ऐसे निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। एक्सपोज डेटा में आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये देखो, x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस, तो जो भी हमारा मीन है उससे कितना डेविएट कर रहा है, ऐसे चलते जाएं जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, एक्स में एन माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये जो आता है ये वेरियांस आता है, इसको रूट कर देते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। दूसरा नंबर यहां पर कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगेन x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन 1 प्लस x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन 2 प्लस, ऐसे ही चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, एक्स एन माइनस एक्स बार square into probability of situation n, and then do the under root. So this is how we calculate standard deviation. In case आपको expected return के हिसाब से लिखना हो, if you want to write it like this, you can write it like that. Standard deviation in expected return is equal to expected return 1 minus not x bar, sorry, expected return का mean expected return of course square plus expected return in second period minus mean expected return square plus, you can just continue, इसी को इस तरीके से लेके जा सकते हैं, expected return in nth period minus mean expected return square divide by n, and then do the under root.
Next, similarly, standard deviation and expected return over here is expected return in first probability distribution minus mean expected return square into probability distribution 1 plus expected return 2 minus mean expected return square into probability situation 2, and you can continue expected return n minus mean expected return square into probability situation n, and this is root. अगर आप इसको अंडर रूट ना करें देन जो स्टैटिस्टिकल टूल आता है वो उसको हम लोग वी कॉल इट वेरियांस. तो प्रॉब्ली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियांस. सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है. सो दिस इज हाउ you can calculate variance. If you don't do the under root, अगर आप under root ना करें तो आपका variance आ जाएगा. अगर आप under root करेंगे तो आपका standard deviation आ जाएगा. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार उसको क्विक रिकैप लेते हैं गाइस. हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी की रिटर्न हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या तो एक्सपोज डेटा से निकाल सकते हैं या एक्स एंटे डेटा से निकाल सकते हैं. एक्सपोस्ट डेटा से अगर निकालते हैं, एक्सपोस्ट डेटा से अगर निकालते हैं तो ये हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि भाई पास्ट डेटा की रिटर्न को सम किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फ्यूचर की एक्सपेक्टेड, ये हम लोग एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर निकाल सकते हैं. और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर, ऐसे समीशन करके xn माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n फिर रूट, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके x1 माइनस डेविएशन का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी समेशन अंडर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है जी. वेरियांस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरियांस. ठीक है जी. जैसे ही आपका ये मामला खत्म हो जाए, अब आप लोग मेरे साथ समझ रहे हैं एक बार फिर. हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन अभी देखा था. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हम लोग अपने मीन से ऊंच नीच का पापड़ा हो सकता है जी. ये हमारा मीन है. ओके, ये हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि मीन पे ही हिट हो. ओए, हिट हो गया, बल्ले बल्ले, बढ़िया है. अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच कैन कंप्यूट द ओवरऑल एक्सपोजर इन अ मैनर दैट शोज हाउ मच टोटल डेविएशन या वेरिएशन देयर कैन बी फ्रॉम मीन. ओके, ग्रेट यार, दिस इज नाइस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. वेरिएंस ऑब्वियसली जो है रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. नाउ कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल जो कि हमें बताता है, स्टैटिस्टिकल टूल जो कि हमें बताता है कि हमारा कितना डेविएशन इन रिलेशन टू मीन है. दैट इज टू से हम लोग जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. देखो, अगर टेक एन एग्जांपल, एक समझना बात को, अगर एक स्टॉक है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ए स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20%, बी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 40%, तो आप कहोगे यार ये बी ज्यादा रिस्की है. लेकिन इनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न को देखे बिना अगर कहोगे ना तो ये गड़बड़ है. क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेट्स टेक एन एग्जांपल, है 10%. 10% की मीन रिटर्न में 20% का डेविएशन, और यहां 90% में 40% का डेविएशन. तो गाइज, अगर आपको लेना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लेना है तो आपको इन दोनों को रिलेट करना चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से रिलेट करना चाहिए. मैं एक बार फिर बोलूंगा. देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क. यस, टेक एन एग्जांपल, एक सिक्योरिटी ए है, एक सिक्योरिटी बी है. एक सिक्योरिटी ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है? लेट्स से 20% है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 40% है. लेट्स से इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न
जो है वो 40% है एंड इसकी एक्सपेंशन जो है वो 100% है। तो अगर आप देखें तो ये 40% में 20% अप 20% डाउन इतना डेविएशन हो सकता है। मींस को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन रिटर्न। तो बेसिकली दिस अपॉन दिस कम्स टू 0.5 एंड दिस अपॉन दिस कम्स टू 0.4। जिसका वेरिएशन देखो, इस 100 में 40 की वेरिएशन और 40 में 20 की वेरिएशन। इसी तरीके से सी सिक्योरिटी है, इसमें क्या है 5% डेविएशन है, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल 5% डेविएशन कितनी रिटर्न में है? 5% रिटर्न में। तो दिस इज हाईली रिस्की, दिस इज वन। तो आप देखिए व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। अगर हमें कंपेयर करना है, एक से ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पास, हमें उनके रिस्क भी निकाल रखे हैं, रिटर्न भी निकाल रखे हैं, और हमें कंपेयर करना है कौन सा वाला चुने इनमें से। तो जनरली इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में इन्वेस्टर्स को, लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक कंजर्वेटिव, एक मॉडरेट, एक अग्रेसिव, या एक रिस्क लवर, एक रिस्क न्यूट्रल और एक रिस्क एवर्स, एज द केस में भी। उसके बारे में भी अभी समझाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। बट उससे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखिए होता क्या है। आप क्या कह रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। वो रिलेट कर रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन को। इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क, यस, कि भी पॉसिबल डेविएशन या वेरिएशन कितना हो सकती है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इससे ज्यादा बेटर मेथड है। क्यों? क्योंकि वो रिलेट करता है कि कितनी डेविएशन हो सकती है इन रिलेशन टू द रिटर्न। प्लीज राइट डाउन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टार्ट राइटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। शॉर्ट में सी भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिखो यार, लिखो, चलो यार ले आओ यार, अब तक लिख लिया होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक बार फिर बताना चाहूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसे कहते हैं? इट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। रिलेट करता है रिस्क को रिटर्न के साथ, कहने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ। लेट अस सी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या चीज? सुनिए मेरी बात। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ बेटर मेजर ऑफ रिस्क। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसको बेस लेके अगर आप डिसीजन लो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं इस बारे में आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से जो है लिखवाना भी चाहूंगा। आई विल मेक यू राइट कि भाई इन्वेस्टर्स को जो है 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। मैं उसके बारे में लिखवाता हूं अभी आपको। अच्छा, हाउ डू यू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अपॉन मीन इस तरीके से निकाला जाता है। प्लीज इसको लिख लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। और साथ में फिर कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। फिर इसके आगे भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें लिखवाना चाहूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, चॉइस ऑफ वन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है और उनमें से आपको एक चुननी है, वन इन्वेस्टमेंट, चॉइस ऑफ वन इन्वेस्टमेंट out of more than one investment। एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो एक इन्वेस्टमेंट की चॉइस करनी है। चॉइस ऑफ वन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ मोर देन वन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें से आपने एक चुननी है, तो कैसे चुनी जाएगी वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर। देखो प्रैक्टिकली मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपसे डिस्कस करता हूं। टेक एन एग्जांपल, आप में से कई लोग हो गए जो कि बर्गर खाने के बड़े शौकीन हो गए। तो सम ऑफ यू माइट लाइक KFC का बर्गर, सम ऑफ यू माइट लाइक मैकडोनल्ड्स का बर्गर, सम ऑफ यू माइट लाइक वेजिटेरियन, सम ऑफ यू माइट लाइक नॉन वेजिटेरियन। सबकी ना अपनी चॉइस होती है। तो चॉइस किस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बंदे हो, आप किस तरह के पर्सन हो, वेज नॉन वेज जैसे भी है। आपका टेस्ट, आपको मिर्च ज्यादा पसंद है या नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। आपको क्रिस्प ज्यादा पसंद है
आपको चीज अंदर पसंद है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट एक से ज्यादा तरह के अगर इन्वेस्टमेंट है, आपको उनमें से चॉइस कैसे करनी है वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे पर्सन हो। तो एक्चुअली इन्वेस्टर्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीन तरह के इन्वेस्टर्स बताए गए हैं। एक रिस्क लवर, दूसरा रिस्क न्यूट्रल, तीसरा रिस्क एवर्स। रिस्क लवर कहता है भाई मेरे को रिटर्न मैक्सिमाइज कर, रिस्क को मैं देखता ही नहीं, टेंशन नहीं लेता मैं रिस्क की, मेरे को घबराहट नहीं है किसी रिस्क से, मुझे रिटर्न मैक्सिमाइज करनी है। रिस्क एवर्स क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे रिस्क मिनिमाइज करना है, स्टैंड एविएशन मिनिमाइज करो। और जनरली रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि रिस्क और रिटर्न दोनों को रिलेट करते हैं, स्टैंड एविएशन को एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। आओ लिखें इन्हीं बातों को, लिखो द चॉइस ऑफ वन इन्वेस्टमेंट oblique portfolio out of more than one investment oblique portfolio depends upon the risk appetite ऑफ द इन्वेस्टर्स। डिपेंड करता है कि उसका कितना रिस्क एपेटाइट है, कितना वो रिस्क खाने को तैयार है, बियर करने को तैयार है, ऑफ द इन्वेस्टर्स। फुल स्टॉप। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट categorizes investors into थ्री टाइप्स। तो इन्वेस्टर्स को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला रिस्क लवर इन्वेस्टर्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, इन इन्वेस्टर्स को रिस्क लवर इन्वेस्टर्स कहा जाता है, और इकोनॉमिक्स में इन्हें अग्रेसिव इन्वेस्टर्स कहा जाता है। रिस्क लवर इन्वेस्टर्स या अग्रेसिव इन्वेस्टर्स। ठीक है जी। दीज इन्वेस्टर्स will prefer to choose investment oblique portfolio having highest level of return irrespective of the level of risk involved। सो इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे, चूज करें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैविंग हाईएस्ट लेवल ऑफ रिटर्न इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिक्योरिटीज एग्जाम्पल देता हूं। सिक्योरिटीज है ए, बी और सी। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%,
14%, 20%, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो 5%, 12%, 30%। जो रिस्क लवर इन्वेस्टर है वो ये चुन लेगा, वो कहेगा भाई मेरे को रिटर्न से मतलब है, रिस्क से हम नहीं घबराते। तो इस हिसाब से द अग्रेसिव oblique risk lover investors will choose security C। तो अग्रेसिव या रिस्क लवर इन्वेस्टर्स जो हैं वो चूज करेंगे सिक्योरिटी सी, क्योंकि इनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ रिटर्न है, ये रिस्क से नहीं घबराते। सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होती है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनको रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में इनको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कहा जाता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स में लिखो दीज इन्वेस्टर्स, ये कहेंगे भाई हमें कम डेविएशन चाहिए, हमें भैया रिस्क फ्री करा दो, या हमें कम डेविएशन लो, हमें ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। दीज इन्वेस्टर्स विल प्रेफर to invest majority of their money in securities या investment having least risk, total risk oblique standard deviation, comma irrespective of the level of returns associated with it। भाई कम से कम रिस्क लेंगे हम लोग। So these investors will prefer to invest majority of their money in security या investment having least total risk, सबसे कम total risk, सबसे कम standard deviation irrespective of the level of returns associated with it। तो कहने का मतलब इनमें से अब अगर हम लोग चॉइस करें, यहां पर सिक्योरिटी ए चुनेगा वो बंदा, है ना जी। इन द अबव एग्जाम्पल the risk averse oblique conservative investors will choose सिक्योरिटी ए। अच्छा, अब इस केस में मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, दिल पे मत लेना। इसको एक ही एग्जाम्पल को हम लोग
चॉइस कर लेंगे। 5, ये 6, ये 30, ये 10, ये 14, ये 20। तो इसको भी शायद 6 कर लेना। थोड़ा सा मेरा रिस्क न्यूट्रल में भी मेरे को जो है ना अलग से एग्जांपल नहीं देना पड़ेगा, इसी में सबका अपना अपना हिसाब किताब आ जाएगा। तो आप देखो इन द अबव एग्जांपल, अगर मैं ये 12 भी रखूंगा तो लास्ट वाला इन्वेस्टर भी जो है, जो थर्ड इन्वेस्टर भी है, वो भी यही चुनेगा। बट अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन दिस अबव एग्जांपल सिक्योरिटी ए लेगा, रिस्क एवर्स या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, और थर्ड नंबर आता है रिस्क न्यूट्रल या मॉडरेट इन्वेस्टर्स। ये कौन सा चॉइस करेंगे वो डिपेंड करता है, रिस्क और रिटर्न दोनों पे फोकस करते हैं। तो लिखते हैं दीज इन्वेस्टर्स will prefer to choose investment considering both risk and return। रिस्क को भी कंसिडर कर रहे हैं एज वेल एज रिटर्न को भी कंसिडर कर रहे हैं। वंस अगेन ये देखो, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर नहीं नहीं, रिस्क कम रिटर्न बाद में देखते हैं। रिस्क लवर, अरे रिटर्न देख, रिस्क साइड में कर। ये दोनों को देखते हैं, ठीक है जी। दे विल प्रेफर, लिखें, दे विल प्रेफर टू टेक हायर रिस्क फॉर हायर proportionate return। They will prefer to take higher risk for higher proportionate return, full stop। In other words, comma, they will compare risk with return and choose the investment having least coefficient of variation, जो अभी अभी आपने सीखा है। तो आपने क्या करना है, in the above example, security A, B और C में स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन था 5, 6 और 30। 5, 6 और 30, और एक्सपेक्टेड रिटर्न थी 10, 14 और 20। सभी में आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न या मीन निकाल दो। दैट इज टू से 5 upon 10 will be 0.5, this is 1.5। और तीसरा, एक मिनट कैलकुलेटर उठाएं, 6 divided by 14 is equal to
42857, तो ऑफ कोर्स यही बेस्ट है, ठीक है ना जी। द रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर will choose security B। अगर एक ही चुननी है तो बी, अगर एक ही चुननी है तो सिक्योरिटी बी। अच्छा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग जनरली मान के चलते हैं, जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि भाई रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर ही है। तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, always assume that the investor is a risk neutral investor। जो इन्वेस्टर है वो रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर है, ठीक है ना जी।